अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज तो बड़ी जबरदस्त डिबेट है क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर्मर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है, आई थिंक इस पे अब आगे देखते हैं कि क्या डिबेट्स हर चैनल पे किस तरह एमिनेट करेंगी। लेकिन आज हम इस पे डिबेट करेंगे, आईएमएफ पे भी है बातचीत, और साथ साथ हमने देखा है कि सेनेटर अफान उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की है, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लगेगा नहीं लगेगा क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। हमारे पैनलिस्ट द लेजेंडरी सलीम बुखारी, द लेजेंडरी फखार अहमद, एंड ऑफ कोर्स गोइंग टू बी अ जावेद इकबाल, इनसे बातचीत होगी और इनके व्यू पॉइंट लेंगे कि क्या आगे होगा। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि बेसिकली अब कोर्ट्स इसका कुछ जरा काम करें। ये डिटेल में तो बुखारी साहब ही बताएंगे। तो बुखारी साहब, मैं जरा आप पे आता हूँ, ये मुझे बताइए पहले जजमेंट पे जरा अपने एनालिसिस दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका पीजे। गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, तफसीली फैसले ने बहुत सारे इबाहम दूर कर दिए हैं। पहली तो ये बात है इसके हवाले से, और जो आज खुद नोटिस लिया था उसमें जो जो पहलू भी उस दिन की वारदात कहूँगा मैं, यानी जो कुछ उस वक्त असम्बली के अंदर और जो कुछ बाहर हुआ उसका अहाता करते हुए तमाम इबाहम को दूर कर दिया है। पहला उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का, जो पार्लियामेंट के स्पीकर का इजलास को ना बुलाना गैर आइनी, कानून शिकनी। उसको रेजोल्यूशन को पेश करने की इजाज़त देना, वो गैर कानूनी। फवाद चौधरी साहब जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर एक दिन के लिए बने थे। फिर कासिम सूरी की वो रेजोल्यूशन, जो रूलिंग उन्होंने दी, उसकी तो फलीती उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आइन की स्पिरिट के, आइन के आर्टिकल्स की वायलेशन थी। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो ये ऑर्डर भेजना था स्पीकर को कि प्रेसिडेंट को कि असेंबली डिज़ोल्व कर दें, वो भी गैर आइनी फेल। फिर प्रेसिडेंट साहब का उनकी उस सिफारिश पर असेंबली डिज़ोल्व करने का हुक्म देना, वो भी गैर आइनी था। तो इतनी सारी गैर आइनी और कानून शिकनी जो है, या आइन शिकनी से आप कहेंगे, उसका तफसील के साथ जिक्र है। किसी बात में इबाहम उन्होंने नहीं छोड़ा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक रास्ता दे दिया है गवर्नमेंट को कि इस तमाम आइन शिकनी और कानून शिकनी की रोशनी में ये चॉइस, ये स्वाबदीद है हुकूमत की कि वो सुप्रीम कोर्ट से रेजोल्यूशन पास करा के और आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए रेफरेंस इनिशिएट करें। ये रास्ता किसी की ख्वाहिश पर, किसी के मुतालबे पर नहीं दिखाया गया है, बल्कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया आज खुद, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला है। ये तो एक इसका आस्पेक्ट है। दूसरा इसका आस्पेक्ट यह है कि इस फैसले को ख़ास तौर से पीटीआई ने और हुकूमत वक्त ने और जनरली मीडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। सबसे खौफनाक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चौधरी फवाद साहब की। उन्होंने इस जजमेंट को महसूस करते हुए कि ये उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं है, बल्कि जिस साइबर के मरासले को ले के लहरा लहरा के तकरीरें की गई, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो एविडेंस रखी गई वो काफ़ी नहीं थी कि उसके बारे में सोचा जाए। और उसमें ज़िक्र है उन दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स का जिसमें साजिश को डिनाई किया गया था। फवाद चौधरी साहब एक तो अदालत को धमका रहे हैं, कहीं वो भुट्टो साहब के केस का हवाला देते हैं कि अगर वो खुल गया तो उन जजेस का क्या होगा, ज़बान मुलाजा कीजिए। और दूसरी तरफ धमकी देते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला बरकरार रखा तो फिर इसका हल श्रीलंका है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्या हुआ श्रीलंका में? श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्ज़ा हुआ, प्रेसिडेंट हाउस पर कब्ज़ा हुआ। क्या ये म्यूटनी नहीं है? क्या ये बगावत के ज़ुमरे में नहीं आता? राना सनाउल्लाह का जो रिस्पॉन्स था इन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ये था कि हम अदालत के फ़ैसले की रोशनी में आइन शिकनी के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ करने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है, अगर आपने वो देखा है, तो वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ताज़ीम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दी है वो साजिश
जो उस वक्त की हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन के ख़िलाफ़ और आज की हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रही थी। ये सारा रद्द अमल अगर आप सामने रखें तो दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि पीटीआई का ये रवैया बन गया है कि अगर उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला आएगा तो अदालतें इंडिपेंडेंट है, गैर जानबदार है, अगर नहीं आएगा तो फिर वो ये हवाले देंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, भुट्टो की फांसी का और श्रीलंका का। ये एक रवायत मैंने क्यों कहा है, जब तक इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस को इल्तवा का शिकार किए रखा, मैं तो जिम्मेदार ठहराता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी सॉरी, उस वक्त तक ये इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें अगर आप इमरान खान साहब की वीडियोज़ रिकॉल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि इस्लामाबाद के सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि इसकी प्रोसीडिंग्स 1 महीने में मुकम्मल कर फैसला सुनाए, तब से इस इलेक्शन कमिश्नर की जान को आए हुए हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और जो कुछ वो कह रहे हैं, चाहे वो खान साहब है वो अपने जलसों में जो कुछ कह रहे हैं, या पीटीआई की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह रही है वो हमारे सामने है। सो जो हमारे हक में है वो ठीक है, जो हमारे हक में नहीं है, चाहे हम जितनी बड़ी मर्जी कानून शिकनी करें, आइन शिकनी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। ये किसी भी एक स्टेट में क्या कभी हुआ है या हो सकता है, ये मेरे ख्याल से फ़ैसला जो है आवाम की सवाबदीद पे छोड़ देना चाहिए। और उसका एक लिटमस टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, इसमें इस फैसले की रोशनी में इफ़ेक्ट ना पड़े, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। जी, तो इफ्तिखार साहब ये मुझे बताएं, एक तो बात है बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट पे नहीं हुआ था, प्रेसिडेंसी पे और आज प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट अटैक्ड। चढ़ दौड़े हैं जनाब, आप देख लीजिए, रिपोर्ट्स देखें। अच्छा दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव गॉट कि जी सुप्रीम कोर्ट। मेरी अर्ज ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं भी चढ़ दौड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस भी फ्री पार्क नहीं है जिसको जबरदस्ती आप कब्जा कर रहे हैं। पीजे बुखारी साहब पुराना रेफरेंस दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे किन्होंने चढ़ाई की थी, उस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। नैरेटिव आ रहा है जो एनालिसिस बुखारी साहब दे रहे हैं, अगर तो हम बाय द लेटर इन द स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट को नहीं ऑनर करते तो फिर जो बुखारी साहब की बात है तो फिर आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स एनर्की। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि जब सब कुछ हो रहा था तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मेरी तरबियत जो थी आइन से वफ़ादारी की, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के साथ जो मेरी वाबस्तगी थी और जो मोहब्बत थी, उसकी बिना पर मैंने वाज़े तौर पे उस वक़्त कहा था कि आइन शिकनी हो रही है। क्योंकि एक शख्स का फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना, आके डिप्टी स्पीकर से इजाज़त देना, तकरीर का आगाज़ करना, उस तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर का एक तयशुदा स्क्रिप्ट जो था वो पढ़ के असम्बली के इजलास को मुलतवी कर देना, वो था आगाज़ पाकिस्तान के आइन को तबाह करने की साजिश का पहला कदम। तो मैंने तो उस ज़माने में कहा था और मैं आज भी यकीन रखता हूँ कि आइन शिकनी बड़ी बदतरीन शक्ल में हुई। और फिर मैं जब लफ्ज़ स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने देखा न सिर्फ ये कि जब वो उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद भी जो इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे या उनके नामज़दा गवर्नर्स के पास थे, जिस तरीके से उन्होंने उनको इस्तेमाल किया वो भी आइन शिकनी है। उन्होंने भी अपने हरफ की वायलेशंस की जब भी उनको कोई फ़ैसला करने का मौका दिया गया। तो ये जो कुछ भी हुआ और जो कुछ आज फवाद साहब कह रहे हैं ये भी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो उस इंतहा तक जाना चाहते हैं। वो इंतहा क्या है? वो इंतहा है कि 17 जुलाई को हमज़ा शहबाज किसी तरीके से इंतखाब हार जाए, असम्बली पंजाब की डिज़ोल्व कर दी जाए और फिर मरकज़ी हुकूमत के लिए ये कोशिश करके 6-1 वोटों को एक साइड पे रख के पहले मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, जब वो ना ले पाए तो फिर इमरान खान के लिए दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इमरान खान के ज़िम्मे ये काम है उस स्क्रिप्ट के मुताबिक कि वो फौरी तौर पे जो पहला फ़ैसला करेंगे वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का करेंगे और उस फैसला करने के बाद 3 चीज़ें और वो करना चाहते हैं कि वापसी पे जो अमेंडमेंट्स आई हैं इलेक्शन रूल्स के अंदर उनको अनडू करेंगे, दोनों किस्म की AVM की बात करेंगे और फिर उसके 3 या 4 दिन के बाद असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। तो इस सारी चीज़ को एक तसलसल से देखा जाए तो फिर आपको समझ आएगी ये खेल है क्या। ये खेल असूलों की नहीं है,
ये खेल पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल पैदा करने की, जब ये श्रीलंका का हवाला देते हैं, ये श्रीलंका का ही हवाला नहीं है। मैंने अपने बहुत दफ़ा मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आपकी मौजूदगी में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है उस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, लोग सड़कों पे हों, जुलूस निकल रहे हों, जलसे हो रहे हों, गोली चल रही हो, आग लग रही हो, और उस अनसर्टेनिटी के अंदर फिर कुछ ताकतें मजबूर करेंगी कि यार ये तो बहुत गैर जिम्मेदार मुल्क बन गया है, तो अब सोचा जाए। उसमें जो रोल है इन दोस्तों का, वो है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपको उसकी काफ़ी झलक नज़र आती है। ओके, क्यों जी जावेद? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बड़ा सही फैसला है, लेकिन इससे पहले मैं दो बातें करूंगा। देखें, माजी में जो हमारे सियासी रवैये रहे हैं, जिन सियासी रवैयों की आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 साल पीछे चले जाए ना। पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह टारगेट किया गया था, वो क्या था? वो भी अदारों की तस्दीक थी ना, अदारों को टारगेट किया था। फैसला गलत है या सही, वो एक बात का क्वेश्चन है। दूसरा, उसके बाद नैब की अदालतों को किस तरह टारगेट करके अपनी मर्जी के फैसले लिए गए, प्रेशर डाल वो फैसले का हवाला भी दे देना। हाँ, जिसमें आपको कहा गया था कि 2-2 हफ्ते पहले बताया जाएगा अरेस्ट करने के लिए, छोड़ दें। नहीं, ये केस का फैसला तो ना हुआ ना। क्या ये फैसिलिटी आम पाकिस्तानी शहरी को अवेलेबल थी? सबको होगी, फैसले दिए गए, सबको तो इसलिए ये सियासी रवैये हैं। फवाद चौधरी ने आज जो बातें की हैं वो इंतहाई गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले को थोड़ा सा समझें। उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया है कि उन्होंने गलत किया। क्यों? कि जिस साइफर की आप बात कर रहे हैं, उस साइफर पे एक्शन लेने से या उसको बुनियाद बनाकर उस पर कुछ करने से पहले आपको उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए थी। कोई कमीशन बैठा नहीं, कोई इंक्वायरी हुई नहीं। जब कोई चीज़ हुई नहीं तो आप उसको बुनियाद बनाकर पूरी असेंबली को कैसे तहलील कर देते हैं? जो गलत हुआ, हमने उस वक्त भी तनकीद की, प्रेसिडेंट ने किया, वो भी गलत हुआ। तो बुनियादी तौर पे साइफर अभी उधर मौजूद है, जिस पे अभी इंक्वायरी अगर की करनी पड़ी तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमीशन उस पर फैसला करेगा। क्योंकि फैसला नहीं होता, इसलिए वो फैसले सारे गलत हुए। और आर्टिकल 6 की बात, मैंने उस वक्त भी, जब ये काम हो रहा था असेंबली की तहलील की, उस वक्त भी डिमांड की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो इस फैसले के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आपने, अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करना है पार्लिमानी सियासत के हवाले से, तो आपको आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर होता, प्रॉब्लम आती ही तब है जब हम फैसले नहीं करते, हम सजाएं नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस हों चाहे नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हों, वो तकवीत पकड़ती हैं, ताकत पकड़ती हैं, फिर वो आइन के साथ भी खेलती हैं, पार्लियामेंट के साथ भी खेलती हैं। क्योंकि सियासी रवैयों को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात, सियासी रवैयों को आप उसी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं जब आइन और कानून के तहत आप अमल करेंगे, सजाएं देंगे, तब जाके हमारे रवैये भी दुरुस्त होंगे। तो फवाद चौधरी जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बाज आएंगे इस तरह की गुफ्तगू करने से। और आखिरी बात, एक लास्ट बात, हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज को खुदा का खौफ करना चाहिए, इसमें पीटीआई को सबसे ज्यादा, कि खुदा का वास्ता है अदारों को इस हद तक तज़हीक या टारगेट मत करें कि पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लग जाए। और ये रवैया हमें तब्दील करना पड़ेगा। हमें सियासत करनी है, सियासत करें, लेकिन अदारों को टारगेट या ढाल बनाकर सियासत मत करें। बिल्कुल सही आपने कहा। ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाएं, लेकिन उससे पहले ये मैं जरूर कहूंगा कि ये बुखारी साहब ने, आई थिंक एंड इफ्तिखार साहब ने ये पॉइंट रेज किया था कि क्राइम तो कमेटी नहीं हुआ कि जिसके बेसिस के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी। वो तो एक असम्पशन था कि शायद इधर चले जाएंगे या ये हो जाएगा, तो उन्होंने अपने आप को प्रीएम्प्ट पहले कर दिया, जो कि लीगली वाज नॉट द राइट थिंग। और इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। बात कर रहे हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई है
और जैसे मैंने भी पहले कहा एंड माय कॉलीग्स विल बेयर मी आउट कि ये इट वाज अ बैड स्टेप जो कि बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है। अब रिएक्शन पे राना सनाउल्लाह हैज आस्क्ड द रेजिग्नेशन की प्रेसिडेंट साहब की, प्रेसिडेंट अलवी की, उसके बाद सेनेटर अफानुल्लाह आज यही बल्कि मुझे इंफॉर्मेशन इफ्तिखार ने भेजी कि भाई ये जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्या लगेगा नहीं लगेगा, बुखारी साहब ये मुझे बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो हम एक्ट को सम अप कर लेते हैं। ये असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तो बात हो गई है, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स उन्होंने जो कुछ किया दैट इज़ ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ए ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी पकड़ होनी चाहिए। अगर इलीगल एडवाइस दी थी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब को वो एडवाइस नहीं माननी चाहिए थी, ही शुड हैव रिफ्यूज्ड। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जितने रेफरेंसेस हुकूमत ने उनको भेजे वो सारे उन्होंने रोके। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में चूँकि इस रवैये का भी हल है, तो हुकूमत उसको दोबारा भेजती है, दोबारा भी वो रिजेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अपने डिफाइंड रोल से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, उसको डिनाई किया, उसकी वायलेशन की प्रेसिडेंट साहब ने भी और गवर्नर उमर चीमा ने भी, और एक ऐसी रवायत की बुनियाद डाली जो इतनी बदनुमा है कि हिस्ट्री विल रिमेंबर दैम एज वायलेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात देखें, जो हमने रिएक्शन देखा, हमें कुदरती तौर पे समझ आती है कि जो PMLN का रिएक्शन है वो तो लॉजिकली इसलिए भी हमें लगता है कि उनके हक़ में फ़ैसला है। उनकी जो आर्च राइवल पार्टी है उसके लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस फैसले में बहुत सा मवाद है, तो उन्होंने इसको वेलकम किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह का जो रिएक्शन है वो दैट इज़ वेरी कैलकुलेटेड। उसने ये कहा है कि एक तो अगर ये तय हो जाए और पार्लियामेंट इसके ऊपर मोहर लगा दे कि फ़लाँ शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 को अप्लाई करना है, तो वो कहता है जितना भी मर्जी बड़ा फन्ने खान हो उसको मैं गिरफ्तार करूँगा। कोई हेजिटेशन उन्होंने इसके अंदर नहीं दिखाई कि हु इज़ हु, और दिखानी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मरियम नवाज़ साहबा ये फरमाती हैं कि PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा चलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे उनके ऊपर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये कहता है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। प्राइम मिनिस्टर का जो रिएक्शन है वो भी बहुत सेन मैं समझता हूँ, इसलिए कि उन्होंने बुनियाद रखी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, यानी तारीफ़ करने की कि ये एक ज़िंदा मिसाल होगा और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ये एक अच्छी मिसाल बनेगी। आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम। मेरी बात हुई सुबह 2 कानूनदानों से, एक हामिद साहब, वो मेरे प्रोग्राम में थे, मैं साथ था उनके, वो PTI के आदमी हैं, वो PTI के चेयरमैन से भी रिसेंटली मिले थे और उनकी पार्टी में वापसी की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। एक, उसके बाद सलमान राजा साहब से हमारी बात हुई, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। तो किसी ने भी इस जजमेंट के अंदर इसके कॉन्टेंट्स के बारे में कीड़े नहीं निकाले हैं। सिर्फ PTI की लीडरशिप ने अनगार्डेड, मैं अभी तो महफूज लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सेफ लफ्ज़, कि अनगार्डेडली इसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए, अस्यूम कर लेते हैं कि उनके एतराज़ात भी ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप इंटर कोर्ट अपील में जाएं, लार्जर बेंच बनवाने की बात करें। आप पब्लिक में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ नहीं बखेर सकते और ना ही इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इफ्तिखार साहब, तो कोई लीगल रिकोर्स है फिर, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं? मैं स्पीकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा मेरे इख्तियारात को चैलेंज कौन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आइन में तो मुझे लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। सो मेरे बारे में इस किस्म की गुफ्तगू जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही है वो दुरुस्त ना है। बात यह है माय डियर PJ मीर, मामला कहाँ तक जाएगा इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ़ एक दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाए। मेरी तो सिर्फ ये दुआ है। पूरी कोशिश होगी, कोशिश की जाएगी। 17 के नताइज जब आएंगे तो मैं अपने दोस्तों से अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि 17 की रात को क्या होगा, तो इनके पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं है। एक का जवाब था कि तय हो बाला हो जाएगा सारा कुछ, तो एक खामोश रहा, उसने कहा कि देखेंगे क्या होता है। बात है कि शिकस्त को तस्लीम करना इस पार्टी में
रवायत शफ़क़त नहीं है, रवायत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। 20 मरतबा हम कह चुके हैं, ये कहते हैं हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं हैं तो फिर इन्होंने तो कहा ना कि पाकिस्तान तबाह हो सकता है, पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है, पाकिस्तान के पता नहीं क्या बहुत फौज तबाह हो सकती है, पाकिस्तान 3 हिस्सों में बट सकता हाँ, है। ये इस हद तक बातें की गई हैं। तो फिर मैं इसके बारे में क्या कहूँ, देखिए ये बात ये है, आर्टिकल 6 लगता है, कैसे लगता है, क्या तरीक़ाकार होता है। मुझे नज़र आता है कि पहले एक रेफरेंस तैयार किया जाएगा इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक इमरान खान ने जाके स्पीकर के सामने अपने इस्तीफ़े के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो स्पीकर के पास हक है कि अगर उसके रेफरेंस दिया जाए एक मेंबर के हवाले से, उसके कंडक्ट के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ एक अदालती फ़ैसले में जो उसका रोल है उसके हवाले से, तो स्पीकर उसको एंटरटेन कर सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज सकता है। ये काम मेरा थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल होगा कि देखिए इलेक्शन कमीशन की जो खातून खाना है उसको भी ज़ेर बहस लेके आए हैं, यानी हर जगह पे ये दबाव करना चाहते हैं। उस खातून को तरक्की जो दी वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने दी, लेकिन अब ये हर जगह पे जाके दबाव डालना चाहते हैं। इस तरह रियासत नहीं चलती। मैं 20 मरतबा ये लफ्ज़ कह चुका हूँ, रियासत कोई किसी का महल्ला या गली नहीं है। और ये जो ये फ़िक्रा है इसका, विद ऑल आई एम सॉरी कि मैंने कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया, आपकी घड़ी में इतनी इजाज़त नहीं है अच्छी बातों के लिए। तो मैं ये जो फवाद चौधरी ने कहा है, अब फवाद चौधरी क्या कह रहा है, अगर इस पे ही फैसला हो जाए तो फिर फवाद चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। वो कहते हैं हमें पता है कि कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था, ठीक, और ब्रेक के बाद क्या हुआ। बिल्कुल। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अबाउट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अबाउट देयर जुडिशियल कंडक्ट। You can't do it. You can't do it. You can't do it. कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। आप उनके फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, पर यह कहना हमें पता है कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था और ब्रेक के बाद क्या हुआ, दिस कैनॉट बी सेड, शुड नॉट बी सेड अबाउट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली। एक हम ब्रेक की तरफ से जावेद के साथ शुरू करता हूं इस ब्रेक के बाद, लेकिन एक मैं जरूर पॉइंट लेके आना चाहता हूं। हम प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को कह देते हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये एडवाइस दी, लेकिन जो निचला तबका है, पर्टिकुलरली द पुलिस, क्या ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, व्हिच इज नॉट इन द पुलिस पीनल कोड, ये करते हैं, क्या इनके ऊपर भी वो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वेदर इट इज एनीबॉडी एल्स। और इससे बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। हम डिबेट जरूर करते हैं, लेकिन जब हम टॉप डिबेट पे जाते हैं, वी हैव टू आल्सो सी द ग्राउंड डिबेट। क्योंकि जो ग्राउंड डिबेट में इसलिए कहता हूं क्योंकि जब ये बुखारी साहब, इफ्तिखार साहब, जावेद साहब ये बात करते हैं अवाम की, गरीब अवाम की, तो जो भी एहलकार है उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो अपने दायरे के अंदर काम करे और इलीगल काम ना करे, वेदर इट इज एन एसएचओ, डीएसपी और आईजी और एनीबॉडी। सो ये जो चीज है, वी नीड टू बी डिस्कसिंग दिस एज वेल। क्यों, इसका आपका क्या टेक है इस पे जावेद? पीजे, पहली बात तो मैं ये करूंगा कि 8 मार्च से लेकर आज तक माशाल्लाह इस कौम ने आइन और कानून पे जितने भाषण सुने हैं, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इन पे अमल दरामद करने के लिए, काश ये इससे ज़्यादा तवज्जो गवर्नेंस पे और अवाम की वेलफेयर पे दे देते तो शायद अवाम का आज ये हाल ना होता। क्योंकि ये सारे लोग अपनी मर्ज़ी का आइन चाहते हैं जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करे तमाम, और वही कानून चाहते हैं जो उनको सूट करता हो। अब फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि ब्रेक से पहले क्या था और ब्रेक से बाद में क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी खुद ही बता दे, क्योंकि मैसेंजर तो वो खुद थे, तो उनसे ज़्यादा इस बात का तो किसी को नहीं पता था। तो ये जो मैंने गुफ्तगू करने की बजाय अगर आपने खुल के खेलना है, क्रीज से बाहर आके खेलना है, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो खुल के खेलें, और खुदा का वास्ता इस आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दस बनाएं।
ना कि अपनी सियासी खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने सियासी एजेंडों की तकमील के लिए इस्तेमाल करें। ये बस कर जाएं। इस कौम को आपने जब तक बदकिस्मत, दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसा वक्त न लाए कि इस कौम को आप वाकई ही श्रीलंका बनाकर छोड़ेंगे अगर जिस तरह आप आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पे चढ़े। ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशन अवाम से ज्यादा अजीज है आपको। अवाम कहीं है नहीं है। इनका आइन और कॉन्स्टिट्यूशन इक्तदार के लिए है और इक्तदार को सर्व करने के लिए। तो बहरहाल इस कौम को इस भाषण से निकालें और कौम को देखें कि आगे आने वाले वक्त में कितने गंभीर मसाइल में पाकिस्तान झगड़ा हुआ है। कि आज आपकी IMF के साथ डील साइन हुई है और हम ढोल बजा रहे हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया। ओ खुदा का वास्ता है, सोच कि दुनिया कहीं और जा रही है। आप इलेक्शन कैंपेन के लिए कभी कहते हैं 3 दिन पहले कौम को खुशखबरी दे रहे हैं 15 रुपए लीटर हम कम कर रहे हैं, बिजली इतनी कम कर रहे हैं, आटा इतना कम कर रहे हैं। और दुनिया में क्या हो रहा है? जो दुनिया के डोनर्स हैं IMF को, वो रिसेशन, एक सेकंड पीछे बात मुकम्मल कर लेने दे, रिसेशन की तरफ आवाज दे रहे हैं। उधर इन्फ्लेशन ओवर 10% जा चुकी है। अगले 6-8 महीने में जो रिसेशन दुनिया में आने वाला है, हमने कौम को झूठ बोल बोल के उस बताने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में क्या होना है। हम अपने इलेक्शन जीतने के लिए आज भी इकोनॉमी पे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ बंद करें। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस खुदा का वास्ता एक पेज पर आए, सियासत करें, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स मत करें। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे इस दोस्त ने क्या कहा है। अगर आलमी रिसेशन आ रहा है तो हमें फेस करना पड़ेगा, हम दुनिया के साथ हैं। और ये जो इसने कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं IMF के हवाले से, दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और इसी टेबल पे बैठ के ये शख्स भी हमारे साथ शामिल था उस दिन जब हम ये मुतालबा कर रहे थे कि अगर दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो उसको ट्रांसफ़र करना है। तो अब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बात भी इनको पसंद नहीं आ रही। अब ये जो हमने मुतालबा किया कि अगर पेट्रोल की दुनिया में कीमत कम होती है तो आप पेट्रोल की कीमत कम करें, तो वो कर रहे हैं। जहाँ तक लेवीज़ का बात है, उन्होंने लेवी कम करने की तो बात नहीं की, ना हमने मुतालबा किया था कि लेवी कम करें। तीसरी बात जो उन्होंने की बिजली की, बड़ी हैरानकुन बात है कि बिजली के 100 यूनिट जिन लोगों को देने थे 1 अगस्त से उसका इतलाक होना था, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी अदालत में चली गई और उसने कहा कि इलेक्शन की वजह से इसको रोका गया। मुझे नहीं समझ आती कि हम किधर की बात किधर ले जा रहे हैं। बाकी रहा आइन, मैं एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, आइन सुप्रीम है। आइन से तमाम कवानीन जन्म लेते हैं। आइन से पार्लियामेंट जन्म लेती है, सुप्रीम कोर्ट जन्म लेती है, हाई कोर्ट जन्म लेती है, सिविल कोर्ट जन्म लेती हैं, सेशन कोर्ट जन्म लेती हैं, मजिस्ट्रेट की अदालत लेती है। तमाम कोर्ट्स का सिस्टम चलता है। अफवाज पाकिस्तान उससे जन्म लेती हैं। बाकी अदारे आईन पाकिस्तान से जन्म लेते हैं। सो आईन पाकिस्तान की सुपरमेसी और उसकी बालादस्ती लाजमी है हम सब के लिए। तो उसका मजाक उड़ाना, कहना कि जो लोग आइन की बात करते हैं उनको अवाम का दर्द नहीं, आइन में ही लिखा हुआ है कि अवाम के दर्द को कैसे निपटना है, कैसे पूरा करना है, वो आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं। So for me, the Ain is the supreme authority. After the Quran, that is the supreme authority. एक बात. We'll continue with इफ्तिखार साहब, हमारे with बुखारी साहब, हमारे पास टाइम इस वक्त आउट हो गया जावेद। वेलकम बैक टू DNA। 1 करोड़ 17 अरब रुपए जो हैं, ये क्या बनेगा, इसका कैसे होगा? लोग कहते हैं कि वेल IMF ने कहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है। ओके, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जरा बुखारी साहब इसको मुझे जरा आप एलैबोरेट। जी, मैं मुख्तसरन अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कर्ज लेना IMF से कोई जुर्म नहीं है। दुनिया भर की जो फर्स्ट वर्ल्ड की दुनिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें कनाडा है, बरतानिया है, हत्ता कि चीन भी है, ये सब IMF से कर्ज लेते हैं। ये कोई जुर्म नहीं है। और जो PTI थी वो दुआ कर रही थी कि इनका ये मुआहदा ना हो ताकि हम इनको जलील कर सकें, तो ये ऐलान भी IMF ने किया कि जी हमारा मुआहदा हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो एक इनबिल्ट चीज़ है उसकी तरफ थोड़ा सा हाईलाइट कर देने में कोई हर्ज नहीं है कि IMF ने ये भी कहा है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और ये लेवल 1 अरब से 7 अरब डॉलर तक जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस IMF की है
कि हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए हैं कि उनको इस लेवल का कर्जा देने में भी कोई एतराज़ नहीं। मेरा ख्याल था इसको अगर हम सेलिब्रेट कर लेते तो कोई हर्ज नहीं है, जैसा मैंने कहा कर्ज लेना जुर्म नहीं है। और IMF के साथ ये इक्वेशन बनना कि वो मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए तैयार है, मेरा ख्याल है शुड बी टेकन एज ए गुड ओमन, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकॉनमी का हाल है, जिसको माशियत कह के इमरान खान साहब जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस सूरत हाल से, वो ज़बानी तौर पे कहना आसान है, लेकिन जो कुछ हम भुगत रहे हैं वो मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करता, हमारी जो साबका हुकूमतें थी उनकी भी चूँकि पॉलिसियाँ जो हैं, मैं कोई क्रेडिट देना नहीं चाहता ना नवाज शरीफ को, ना बेनज़ीर को, ना किसी को भी, कि उन्होंने को बहुत कमाल किया था, कौम की जान इस कर्जे से छुड़वा दी थी। वो ले दे के फिर एक शख्स का जिक्र आएगा और जावेद साहब जो है उनको वो नाम बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये रवायत मौजूद है कि ऐसे एहतमाम किया जाए कि IMF के कर्ज़ों से जान छुट जाए। मेरी दुआ ये है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल सही जी। फाइनल वर्ड जी खास साहब। आई एग्री विद यू सर। देखिए सवाल है कि अगर दुनिया में तेल की कीमत कम होगी तो फ़ायदा इधर होना चाहिए। अभी तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे एडिबल ऑयल है इसकी कीमत भी दुनिया में कम होगी। जब एडिबल ऑयल की दुनिया में कीमत कम होगी तो हुकूमत उसको जज करके यहाँ पे जो खुर्दनी तेल से बनने वाली घी हैं मुख्तलिफ, उसकी कीमत को कम करेगी। तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। उससे पता नहीं इलेक्शन कोई हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, इलेक्शन तो परसों ख़त्म हो जाएगा। तो जो फ़ायदे आवाम तक पहुँच सकते हैं हमें इस दायरे कार में रहते हुए पहुँचाने चाहिए, हाँ वो IMF के माहदे में रह के ही करने हो। दैट इज़ माई पॉइंट। जी जी जावेद। देखिए मैं पहले तो एक बात कर दूं कि जिस पार्लियामेंट की तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे, मेरा तो बड़ा सादा सा इस कौम से सवाल है कि पिछले जो मार्च से लेकर आज तक इस पार्लियामेंट ने अवाम के लिए क्या किया है, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि अवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। जो कुछ इस पार्लियामेंट में चाहे इमरान खान है चाहे शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने अपनी ज़ात के लिए किया। अब आ जाए IMF की तरफ। IMF ने मेरे ख्याल एक और भी कंडीशन लगाई है, उसने कहा जी नैब के हवाले से जो कवानीन हैं उनके बारे में भी ज़रा गौर करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अगर कल को 15 दिन बाद हमने लेवी और सेल टैक्स के हवाले से चीज़ें बढ़ानी हैं तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, आवाम को तैयार रखना चाहिए। बिजली की कीमत आपने 8 रुपए बढ़ा दी है, गैस आपने 45% बढ़ा दी है, तो मेरा ख्याल है ये सेलिब्रेशन नहीं है, आवाम को बताइए तकसीम करनी चाहिए। जी भारी साहब लास्ट वर्ड्स। देखिए गुजारिश ये है, अगर तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक पहुंचने जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें कम करके हो या जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमतें कम करके हो, मेरे ख्याल से इसको वेलकम करना चाहिए। ये स्पिरिट अगर जारी रहेगी तो शायद आवाम के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद और दुआ हम कर सकते हों। अगर ये रवैया ही नहीं होगा, आवाम तक कुछ पहुँचेगा ही नहीं, तो फिर ये ऊपर की जो एचलन है हमारा, जो जिसको आप रूलिंग एलीट कहते हैं, फिर ये बेनिफिट्स वहाँ तक आएगा। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी रवायत पड़े कि जब भी कभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक जाए। बुहारी साहब थैंक यू, खास साहब थैंक यू, जावेद इकबाल थैंक यू। कल इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा आएंगे। और ये बिल्कुल सही बात की है, हम यहाँ बैठ के बड़े तनकीद करते हैं। एक तो कहते हैं लेना है, लोन लेना है, नहीं लेना है, ये करना है, वो करना है। लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज यू पे इट ऑन टाइम एंड मेक इनफ मनी। और इस पर ये बड़ा एक मैं समझता हूँ गंभीर एक किस्म का एक इशू है जिसको हम सही तरह एड्रेस नहीं करते, या कई चैनल्स में हम देखते हैं सही तरह आपको बताते नहीं है। कल दोबारा 8 बजे मुलाकात होती है। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा।